हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं द स्टडी हब में। द स्टडी हब एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलेगा एग्जाम संबंधी संपूर्ण जानकारी के साथ साथ वन डे एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीजी टेट के बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भाग 2, जिसमें हम कुछ बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सवालों का जो है डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आपने हमारे भाग 1 नहीं देखा हुआ है तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्या कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा अर्थात एक ऐसी कक्षा जहाँ पर अलग अलग प्रकार के बच्चे जो हैं बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रदर्शन अभिमुख लक्ष्यों पर, अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, या फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करके। तो ऑप्शन नंबर डी जो सही होगा कि हमें हर बच्चों पर जो है उसके सामर्थ्य के आधार पर उनको अधिकतम अवसर प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का जो है प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिसका जो है अशक्त शरीर है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, कि छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है हम उसे जो है दिव्यांग कहकर क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए, अर्थात ऐसे बच्चे जो इनको समझने में कठिनाई हो रही है, सीखने में कठिनाई हो रही है, उसके लिए अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए बोला जा रहा है यहाँ पर। तो हमें नहीं पर फोकस करना है। ऑप्शन ए, दिव्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना, तो ये तो करना है। हमें जो है दिखने वाली और सुनने वाली चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, इन इन उपकरणों का भी हमको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। व्यक्तिगत शैक्षिक योजनाएं बनाना, हमको ये भी करना है, व्यक्तिगत रूप से योजनाएं बनाना है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, तो यहाँ पर हमें जटिल जो संरचनाएं हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता अर्थात सृजन करना, सृजन करने का जो है प्रमुख लक्षण क्या होगा? कम परिज्ञानता या फिर बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, या फिर असतर्कता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा, अति सक्रियता। जब हम अत्यधिक जो है सक्रिय होंगे तभी जो है हम नई चीज़ों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, अब विविध पृष्ठभूमि अर्थात अलग अलग क्षेत्रों से जो है सीखने वाले हों, तो उनको संबोधित करने के लिए हमको क्या कर सकते हैं, हमको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत जो है टालनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि चीज़ों को टालने के लिए बोला जा रहा है। विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए, हाँ ये हो सकता है कि हम अलग अलग क्षेत्रों से उदाहरण लें। फिर भी नीचे ऑप्शन और देख लेते हैं। सभी के लिए मानकीकृत अलंकनों का जो है इस्तेमाल करना, आकलनों का जो है इस्तेमाल करना, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानकीकृत अलंकन अर्थात जो है फिक्स जो है आकलन है उसी को हमें इस्तेमाल करना है। तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, नकारात्मक रूढ़िबद्ध बोला जा रहा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर होगा, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान हमारे क्षमताएं जो हैं उसको कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं? लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर, या ये आंसर सही हो सकता है, लगातार अभ्यास करना है और कार्य पर हमको क्या करना है, जोर देना है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया को इस्तेमाल करने, अर्थात फिक्स प्रक्रिया जो है उसको बार बार बढ़ावा देकर, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर एक ही रूपों को जो हमें बार बार बढ़ावा देना है। या फिर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की डर की भावना पैदा करना। तो जहाँ डर आ गया वो तो चीज़ें जो है हमारी नकारात्मकता में आ जाती है, तो ऐसे आंसर जो है निगेटिविटी वाले होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही होगा, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर क्या करके, जोर देके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए। जब वो क्रियाकलाप दिया गया है और बच्चे उसमें त्रुटि कर रहे हैं तो उसका विश्लेषण क्यों करना चाहिए?
इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, कितना दंड देना है उसका निर्धारण कर सकते हैं। त्रुटियों की समझ अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होगा, सीखने सिखाने के लिए जो त्रुटियां जो हैं समझने में सहायक होंगी। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। या फिर ऑप्शन डी, अधिगम केवल जो है त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा कि त्रुटियों की समझ जो है अध्यापक अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री जो है उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है उपयुक्त नहीं है। आंशिक दृष्टिकोण अर्थात कम देखने वाले बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बड़े आकार की मुद्रित पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें जिसमें चीज़ें जो हैं बड़ी आकार में छपी हों, तो ऐसे चीज़ों का हमें इस्तेमाल करना है। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट, ऐसी चीज़ों का भी अभी हमें इस्तेमाल करना है ताकि बच्चा जो है आसानी से पढ़ सके या फिर देख सके। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, इन चीज़ों का भी हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि इन सब चीज़ों से बच्चा जो है आसानी से सीख पाएगा। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, इन चीज़ों का जो है हमें प्रयोग नहीं करना है क्योंकि अगर कार्यशीट छोटा होगा तो बच्चा सीखेगा कैसे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि यहाँ पर हमें पूछा गया है उपयुक्त जो है साधन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे जो है अंतर्निहित विचार क्या है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या हो सकता है। बच्चों को उसकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, उन्हें अलग अलग करके जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, ये हो सकता है क्या। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, अक्षमताओं के आधार पर बच्चा कैसे नहीं सीख पा रहा है, इन सभी चीज़ों को हम क्या करके पॉइंट करके उन्हें जो है अलग अलग करते हैं, ये हो सकता है। या फिर अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संसाधनों का क्या करना, संस्थानों का जो है क्या करना, प्रदान करना, ये हो सकता है। या फिर दार्शनिकता के किसी सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा क्योंकि सभी बच्चों को जो है समान रूप से समान शिक्षा पाने का क्या है, अधिकार है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं और सृजनात्मक हैं, उनकी आवश्यकताओं को हम कैसे संबोधित कर सकते हैं। चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, या फिर वे प्रश्न देकर जिनसे अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता होती है, या फिर प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, या फिर रटने पर आधारित परीक्षा देकर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। वे प्रश्न देकर जिनसे उनको अभिमुख चिंतन की आवश्यकता होगी, वह अन्य चीज़ों के बारे में क्या कर सके, सोच सके। अगला प्रश्न देखते हैं। पठन पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जाती है। पठन वैफल्य अर्थात वे बच्चे जो पढ़ने में असफल हैं, तो उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, अर्थात उनको जो है आसपास में वो अपने समाज में कैसे रहते हैं, उनकी संस्कृति कैसे रहती है, इन सब को जानकर। या फिर पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करके, उनके पूरे शरीर का जो है परीक्षण करा के, या फिर उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, या फिर उनके जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का जो है आकलन करके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा कि बच्चा जो है पढ़ने और उसके लिखने की उनकी कौशलता का विश्लेषण करके हम ये बता सकते हैं कि बच्चा जो है पढ़ने में विफल क्यों हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है प्रभावशाली नहीं है। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रभावशाली नहीं है। अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, क्या ये नहीं होना चाहिए। या फिर अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक जो है ध्यान देना ना पड़े। या फिर ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उन उपयुक्त जो है शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। या फिर ऑप्शन डी, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर होगा क्योंकि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बोला है प्रभावशाली नहीं है करके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं।
अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को खालिस्तान करना चाहिए, टालना चाहिए, अपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए या फिर अनदेखा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा, समझना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों का विद्यालय में असफल होना। बच्चा जो है विद्यालय में असफल हो रहा है तो प्रस्तावित करता है कि वांछित पृष्ठभूमि वाले बच्चों को में अधिगम का जो है सामर्थ्य नहीं होता। क्या ये हम कह सकते हैं कि जो बच्चे वंचित पृष्ठभूमि वाले हैं वो में सीखने का सामर्थ्य नहीं होता है? ऑप्शन बी निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। या फिर साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं और इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। या फिर सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा कि निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूर्ति करने में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बच्चा जो है विफल हो रहा है तो बच्चे में कमी नहीं है, स्कूल या फिर टीचर्स में कमी है। अगला प्रश्न देखते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इसमें से काफ़ी समाधान जो हैं मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का क्या कर रही है, प्रदर्शन कर रही है? ए सृजनात्मकता अर्थात सृजनात्मक विचारक का है, अभिसारी विचारक का है, अनमन्य विचारक का है या फिर आत्मकेंद्रित विचारक का है? तो ये उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सृजनात्मक विचारक का, क्योंकि वो हमेशा जो है क्या कर रही है, नए नए चीज़ों के बारे में सोच रही है, एकाधिक समाधान के बारे में, एक से अधिक समाधान के बारे में सोच रही है, अर्थात वो बाकी चीज़ों का क्या कर रही है, सृजन कर रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थी के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वंचित समूह के बच्चे जो हैं सहभागिता कम कर रहे हैं किसी भी परिस्थिति में, तो हम क्या कर सकते हैं? शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को विद्यालय छोड़ने के लिए कह देना चाहिए, यह तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, इस स्थिति को जैसे है स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि जैसे है हम वैसे ही स्वीकार नहीं कर सकते, उसमें सुधार करना पड़ेगा। ऑप्शन सी, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये कहना चाहिए, तो ये भी नहीं करना है हमको। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। दोस्तों, तो ये आंसर जो हमारा सही होगा कि बच्चों के सुधार के लिए, उनकी सहभागिता में सुधार करने के लिए हमें नए तरीकों को क्या करना है, ढूंढना है, नए नए तरीकों को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने कुल 16 प्रश्नों का जो है अवलोकन किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि जब भी हम नए वीडियो डालें तो उसका जो है आपको जानकारी आसानी से मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।